वेलकम गाइस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ट्वेल्थ की बायोलॉजी का। इवोल्यूशन क्या होता है कि आप ग्रेजुअल चेंज किसी स्पीशीज में बहुत सारे लाखों सालों तक अगर किसी स्पीशीज में बदलाव होता रहता है तो जो लास्ट स्पीशीज बनती है, जो इवॉल्व हुई है, जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्व्ड स्पीशीज बोलते हैं। अब जहां से ये चला था, जहां से बदलाव जिसमें होना शुरू हुआ था और अभी तक, जैसे अगर हम ही बात करें तो बोला जाता है कि चिंपैंजीज जो एप्स हैं वो हमारे एंसेस्टर हैं, है ना। तो एंसेस्टर में जैसे आपने ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा होगा। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस आया, रामापैथिकस, नर्मदा मैन इंडिया के अंदर, फिर अ, उसके बाद बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस सेपियंस, मॉडर्न मैन जिसे कहा जाता है। अब वो एक दिन में तो नहीं बना होगा। जैसे पहले टेट्रापोडा था, चार पैरों पे चलता था, फिर बाइपेडल हुआ होमो इरेक्टस, है ना, सीधा खड़ा होके चलने लगा। तो जहां से हमने शुरू किया इसको इसको जानना कि यहाँ से आया होगा इंसान और प्रेजेंट टाइम में आज होमो सेपियंस सेपियंस कहलाता है। तो इस थ्रू आउट जर्नी को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की क्या है। ऐसा ही अर्थ के बारे में बोला जाता है कि अर्थ लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो पैदा हुई होगी। इसके बनने का कारण क्या था? ऐसा बोला जाता है कि बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग क्या था? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसके कारण जो आपकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं आज के दिन प्रेजेंट हैं वो बने। उसी के कारण, उसी के साथ ही सेलेस्टियल बॉडी जितने भी हैं उनके साथ ही क्या बनी? आपकी अर्थ बनी थी। ऐसा माना जाता है कि अर्थ का ओरिजिन लगभग कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। सोलर सिस्टम में जो मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसी में हमारी क्या है? अर्थ है। उसी में सारे प्लेनेट हैं। हमारे जितने भी प्लेनेट हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है ना। अब यहाँ पे जब अर्थ बनी तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। क्यों नहीं था सर कोई एटमॉस्फेयर? जब देखो अर्थ बनी थी तब आपको सबको पता है कि अर्थ कैसी थी? मोल्टन स्टेट में थी, पिघली हुई अवस्था में थी। जब मोल्टन स्टेट पे होगी तो ये बहुत हॉट थी। इसके ऊपर जो गैसेज आई वो कौन सी आई थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज आई। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज आई, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम, ये बहुत लाइट गैसेस थी। लाइट होने के कारण और इसका टेम्परेचर हाई होने के कारण ये उड़ गई, यहां से चली गई। अब जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बना, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कब बनेगा? जब यहां से वॉल्केनोज इरप्ट हुए। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये गर्म था तो अंदर भी इसके गर्म ही होगा ना। और वो गर्म चीज जैसे बाहर का सरफेस थोड़ा सा हीट लूज करके ठंडा हो गया तो अंदर से तो वो गर्म है तो फाड़ के इस सरफेस को बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। और वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ बहुत सारी गैसेस निकली, जैसे CO2 निकली हमारी, NH3, हाँ, CH, मीथेन, हमारी अमोनिया, वाटर वेपर्स, ये सब निकल रहे थे अर्थ के अंदर से, है ना। अब जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर था वो क्या था? CO2 रिच था बेटे, CO2 रिच था। अब उससे क्या हुआ कि आज O2 रिच एटमॉस्फेयर कैसे आया? जब लाइफ फॉर्म हुई लगभग आपकी 4 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, 3.5 टू 4 बिलियन ईयर एगो माना जाता है कि लाइफ फॉर्म हुई। जब लाइफ फॉर्म हुई तो वहां पे आया होगा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, ऐसा माना जाता है। पहले तो आपका आया होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, आया था। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर रहा था? फोटोसिंथेसिस कर रहा था, है ना। फोटोसिंथेसिस कर रहा था। इसने क्या कहा? सी से ओरिजिनेट हुआ होगा, सी में ओरिजिनेट हुआ ये। और सी में फोटोसिंथेसिस होने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ? O2 बनने लगी। धीरे धीरे समुद्र भी O2 से भर गए, ऑक्सीजन से भर गए। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होके टेरेस्ट्रियल प्लांट आए होंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट भी क्या करने लगे? फोटोसिंथेसिस करने लगे।
अब वहां से भी क्या आई, ऑक्सीजन रिलीज हुई तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की भरमार हो गई और CO2 क्या हो गई, कम हो गई। अब क्यों, उस टाइम CO2 पैदा करने वाला तो कोई था नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे, है ना, सॉरी CO2 कंज्यूम कर रहे थे, ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी और O2 वहां से निकल रही थी, तो O2 ज्यादा एटमॉस्फेयर में आने लगी, CO2 वहां से कंज्यूम होने लगी, और जो अभी प्रेजेंटली एटमॉस्फेयर है वो O2 रिच है। तो पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, क्यों, ये सारा गायब हो गया था, सब गायब हो गए थे। अभी देखो आगे बढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ। अभी मैंने जैसे बताया, आपको समझाया कि वाटर वेपर्स आए होंगे, मीथेन आई, कार्बन डाइऑक्साइड आया, अमोनिया आया, और ये सब अर्थ के सरफेस पे आ गए। ठीक है, वहां से क्या हुआ, जो यूवी रेज, सन से यूवी रेज आ रही थी, उन्होंने क्या किया, वाटर को स्प्लिट कर दिया, वाटर को तोड़ दिया। वाटर को किस में तोड़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ठीक है, ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो गई तो O2 बना दिया, ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होके O3 बना दिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, सॉरी, ऑक्सीजन किसके साथ, कार्बन के साथ कंबाइंड होगी तो CO2 बना दिया। इसके अलावा जो हाइड्रोजन टूट रही थी वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होके NH4 बना दिया, कार्बन के साथ कंबाइंड होके क्या बना दिया, CH4 बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या बने, सारे गैसेस बने होंगे, सारे गैसेस बने होंगे। इन्हीं गैसेस के कारण जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बना, पहले आगे चल के देखेंगे कि जैसे अभी बताया कि भाई क्या हुआ था, ओजोन बनी, ऑक्सीजन कंबाइंड हुई, अमोनिया बना, CO2 बनी, ये ऐसे ही बने होंगे। ठीक है, और क्या बता रहा है कि जो वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स क्या हुए होंगे, अब बहुत ऊपर गए होंगे। ठीक है, बहुत ऊपर, कितना ऊपर सर, ऊपर जाते हैं जो अर्थ के सरफेस से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ऊपर जाके ये क्या हो गए, वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए, कंडेंस होके बारिश की बूंद बन के नीचे आ गए, और बारिश के कारण लगातार जब बहुत सालों तक बारिश हुई तो अर्थ का सरफेस भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। सर क्यों हुआ, जब मान लो कि ये अर्थ का सरफेस बहुत गर्म था, यहाँ से वाटर वेपर कंडेंस हो गए, बादल बने, बादल बन के ये यहाँ बारिश हो गई, तो धीरे 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 ठंडा होता चला गया ये। ठीक है, क्यों यहाँ से बार बार क्या बन रही थी, भाई वेपर्स बन रहे, क्योंकि ये गर्म है, जैसे ही पानी की बूंदें गिरी ये वापस किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर में कन्वर्ट हो गई, वापस चली गई ऊपर, जाके कंडेंस हुई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई। तो ये ऐसे करके लगातार बहुत सालों तक क्या हुई, बारिश होती रही, और जो ओशियंस थे, ओशियन की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे ओशियन आ गई अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे ये बता रहा है कि लाइफ अपीयर हुई थी लगभग आपके कितना, 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। वही बोल रहा है कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, 4 बिलियन ईयर एगो क्या हुई थी, आपकी लाइफ आई थी। लुइस पास्चर क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया था कि लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि लाइफ जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। जैसे आपने सेल थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ऑपरन हेल्डन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑपरन हेल्डन ने क्या किया था कि थ्योरी दी थी एक, क्या थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वहीं से लाइफ आई है। उसने क्या बताया था कि RNA प्रोटीन्स ये सब बनेंगे और उन्हीं से क्या होगा, लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, और उसे ही क्या कह रहे हैं, केमिकल इवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही जो ये ऑपरन हेल्डन ने बोला था, इसी बात को प्रूव करने के लिए मिलर और यूरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था लैब के अंदर, यही कंडीशन क्रिएट की। क्या कंडीशन क्रिएट की कि ये जो गैसेस थी उन गैसेस को लिया और एक इक्विपमेंट के अंदर डाल दिया, एक अपरेटस के अंदर अंदर डाला और एक हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस करवाया, और स्पार्क प्रोड्यूस करवाने के बाद यहाँ देखा गया इसके अंदर जो बॉयलर है, क्योंकि बॉयलर में हॉट वाटर था, गर्म पानी था, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे थे और ये क्या हो रहा था, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा था इस एरिया में। तो यहाँ पे देखा गया कि जो RNA है, प्रोटीन है, वो सब यहाँ पे बनने लगा। ठीक है, उसी से पता चला कि जो लाइफ है वो केमिकल इवोल्यूशन से आई है, कि प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ थी, जो सबसे पहले लाइफ बनी होगी वो किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होगी। ठीक है, फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ कम कुड ओरिजिनेट 3 बिलियन ईयर एगो, कि लगभग 3 बिलियन ईयर एगो
नॉन सेलुलर लाइफ आई होगी, कि ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 बिलियन ईयर एगो तो लगभग क्या बना है आपका, 4.5 बिलियन ईयर एगो तो क्या था, अर्थ ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद लगभग 2000 मिलियन साल तक क्या था, सिंगल लाइफ हुई थी, और लाइफ बोल रहा है वाटर बॉडी से, वाटर एनवायरनमेंट से आई होगी, ठीक है। बायोजेनेसिस थ्योरी क्या है, बायोजेनेसिस थ्योरी की जो लाइफ है वो धीरे धीरे क्या हुई है, इवोल्व हुई है। और जो लाइफ थी वो कहाँ से बनी थी, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बनी है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बनी है। और इस थ्योरी को, बायोजेनेसिस थ्योरी को लगभग लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन एक ज्योग्राफर थे, ऐसे घूमते रहते थे, ठीक है। अर्थ के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। ऐसे ही चार्ल्स डार्विन अपनी शिप का क्या नाम था, एच एम एस बेगल को लेके ये कहाँ चले गए थे, बहुत सारी जगह जाते थे। तो इन्होंने बताया जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो शेयर करती है सिमिलरिटीज, और बहुत सारी जो लाइफ मतलब अलग अलग जगह जो लाइफ है उनके साथ सिमिलरिटी शेयर करती है, और जो मिलियन ईयर एगो अपने शायद हो सकता है कि वो एक ही एंसेस्टर से आए हों, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो कंटिन्यूअस एग्जिस्टिंग extinction of different life forms, new forms of life arose at different periods of history of earth। क्या कह रहा है कि भाई बहुत सारी लाइफ ऐसी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी होंगी, ठीक है, अलग अलग टाइम पे एक्सटिंक्ट हुई होंगी, और ऐसी ही बहुत सारी लाइफ, नई जो लाइफ आती है, मतलब नए जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि जैसे जैसे अर्थ के टाइम पीरियड में बदलाव आता है, अर्थ के टाइम पीरियड के साथ वो भी क्या आते हैं, इवोल्व होके आते रहते हैं, ठीक है। देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, की जो लाइफ फॉर्म है, एग्जिस्टिंग लाइफ है, उनमें इवोल्यूशन होता रहता है। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट ए वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह रहा है कि जो भी पॉपुलेशन है उनमें क्या आएंगी, वेरिएशन आएंगी अपने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, और ये वेरिएशन लाखों सालों तक इकट्ठी हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इवोल्यूशन हो जाएगा। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन द नेचुरल कंडीशन वुड outbreed others that are less endowed to survive under the such natural condition। क्या कह रहा है कि भाई जो इवोल्यूशन या जो चेंजेस किसी को बेटर बनाएंगे, किसी को अच्छा खासा तगड़ा बनाएंगे जिस कंडीशन में रहने के लिए, मान लो सर्दी पड़ रही है अर्थ पे, कोई ऐसा इंसान है जिसको भाई सर्दी बहुत लगती है, ठीक है, वो ठंड में रह ही नहीं पाता, तो वो क्या होगा, वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, भाई उसके अंदर चेंजमेंट नहीं आ रहे हैं, तो वो मर जाएगा, चेंजमेंट नहीं आएगा तो अपने आप को वो यहाँ से हटा लेगा। और जिनमें चेंजमेंट आएगा, मतलब जो सर्दी को अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे, वही क्या करेंगे बेटा, वही यहाँ पे सरवाइव करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, जिसके अंदर बेटर नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन को झेलने की क्षमता आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। मतलब नेचर अपने को अगर अपने जिसको जिंदा रखना है उसको बेटर एडेप्टेशन देगी तो वो बेटर हो जाएगा, अदरवाइज वो वहां से हट जाएगा। फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डार्विन ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि ये बता रहा है कि जो फिटनेस है किसी इंडिविजुअल की या पॉपुलेशन की, उसकी बात करेगा यहाँ पे, और सिर्फ किसकी बात करेगा, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, कि जो जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, वही अपनी पॉपुलेशन को आगे ले जाएगा, वही उसकी पॉपुलेशन या उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको बढ़ा पाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ा पाएगा। बात भी सही है कुछ हद तक तो, कि भाई जो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, जो बेटर अडेप्ट करेगा, रिप्रोड्यूस तो वही करेगा ना जो किसी कंडीशन में अपने आप को बेटर अडेप्ट करवा पाएगा। नेचुरल कंडीशन में जो चेंजमेंट आ रहा है, मान लो उस कंडीशन में अपने आप को बेटर प्रूव कर पाएगा, अदरवाइज फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा, अब मारा जाएगा। वही कह रहा है कि भाई जो बेटर फिट होंगे एनवायरनमेंट में वो ज्यादा जल्दी क्या, सॉरी, वो ज्यादा लंबी लाइफ जिएंगे, और जो
उनके चांस भी क्या होंगे सर्वाइव करने के ज्यादा, और जो बेटर एडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन बोला इसी को, और इट एज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की, इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन भी है, ये है, बिल्कुल है। अल्फ्रेड वेलेस, ये दोनों ही साइंटिस्ट थे कि एक ही टाइम में पैदा हुए, एक ही साथ चले, सेम टाइम में, और सेम टाइम में ही इन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में ही क्या किया था, थ्योरी अपनी फॉरवर्ड की थी, थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी, इन्होंने थ्योरी दी थी। क्या थी कि ये गया था मलाया आर्कीपेलागो पे, ठीक है, अल्फ्रेड वेलेस। और जो आपका क्या है, क्या नाम था, अभी क्या पढ़ रहे थे हम, किसको पढ़ रहे थे, कौन से साइंटिस्ट, गलापागोस आइलैंड पे जो गए थे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कहाँ गए थे, गलापागोस आइलैंड, ये मलाया आइलैंड पे गए थे, दोनों अलग अलग गए थे, और सेम कंक्लूजन, सेम टाइम था, और इनका लगभग सेम सेम कंक्लूजन निकल के आया था कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है उसके कॉमन एंसेस्टर होंगे। जो अभी लाइफ फॉर्म चल रही है, कहीं से कोई बदलाव हुआ, कहीं से कोई बदलाव हुआ, उस चीज में ये क्या कह रहे हैं कि सबके कॉमन एंसेस्टर थे, वहीं से सारी चीजें बदल बदल के आज इतनी सारी चीजें बनी है, ठीक है। द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, फॉसिल एविडेंस की बात कर रहा है। फॉसिल क्या होता है, जो रिमेन्स है, जो रिमेन्स है मतलब मान लो हजारों लाखों सालों पहले जो ऑर्गेनिज्म दब गए थे अर्थ के नीचे, या वॉल्केनिक इरेप्शन में पहाड़ के बीच में आ गए वो, ठीक है, या मान लो कुछ और हुआ, जैसे भी हुआ, आज अगर वो खुदाई में वो मिल रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं, ठीक है। उनकी फोसिल्स की एज हम कैसे कैसे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग से, कार्बन हाफ लाइफ से, है ना, कार्बन डेटिंग करते हैं, C14 को यूज किया जाता है, ठीक है। इसी को डिफरेंट जो रॉक है उनके सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं, सेडिमेंट्री जो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती है उन्हीं को बोलते हैं ना सेडिमेंट्री। इसी टाइम स्केल जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अंदर कितनी एज पुराना है, कितना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फोसिल एविडेंस है इसको प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी स्टडी को भी प्लेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एज ऑफ फॉसिल रेडियो एक्टिव डेटिंग से निकाली जाती है। एनालोगस स्ट्रक्चर और होमोलोगस स्ट्रक्चर शायद ये आपके सिलेबस में है नहीं, है ना, ये आपके सिलेबस में है नहीं इस बार, तो इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है और डाइवर्जेंट क्या होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट क्या हुआ कि भाई, डाइवर्जेंट तो मान लो एक ये है, ठीक है, एक ये स्पीसीज है, कोई यहाँ से किसी एक आइलैंड पे चलेगी, दूसरे आइलैंड पे चलेगी, तीसरे आइलैंड पे चलेगी, चौथे आइलैंड पे चलेगी, और इधर पांचवें आइलैंड पे चलेगी, ठीक है। सब पे अलग अलग गई है, सब पे अलग अलग गई, और वहां जाके नई नई स्पीसीज बना दी, अलग अलग तरीके के ये दिखने लगे, और अलग अलग इनके जो मान लो पहले फंक्शन इनके सेम थे वैसे ना रह के अलग अलग फंक्शन ये परफॉर्म करने लगे, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब दो तीन चार जो भी थी, जो बहुत सारी स्पीसीज थी वो सेम सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे। मान लो कन्वर्जेंट में जैसे यहाँ पे भी दे रखा होगा है, एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट इन द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, है ना, कि मान लो अगर मैं बात करूं जैसे यहां दे रखा सम एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। देखो फ्लिपर्स तैरने के लिए जो यूज करते हैं फ्लिपर्स, पेंगुइन में कैसे होते हैं और डॉल्फिन में कैसे होते हैं, है ना, समझ आया। चलने के भी काम आते हैं पेंगुइन में, फीट की तरह, लेकिन डॉल्फिन में नहीं आते वो, ठीक है। तो जैसे एनालॉगी अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पे भी दे रखा है कि ये बटरफ्लाई के विंग है और ये बैट के विंग है,
है ना। तो ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका ओरिजिन अलग अलग है, दोनों का ओरिजिन अलग है, फंक्शन क्या है, सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों हो गए आपके। सॉरी। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में देखिए, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या था कि भाई मान लो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो मौत थी, जो मौत थी मौत ब्राउन मतलब वाइट कलर की थी, वाइट कलर की थी, क्योंकि ट्री ट्रंक जो था वो वाइट कलर का होता था, या ब्राउन कलर की थी, मान लो ब्राउन कलर का होता था। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण वहां जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ने लगा, जो ट्री ट्रंक था वो कैसा हो गया, डार्क कलर का हो गया। अब डार्क पे ये ब्राउन बैठेगी या व्हाइट कलर की मोथ बैठेगी, तो इसको जो इसका प्रीडेटर है वो देख लेगा, ठीक है, देख लेगा तो इसको इजीली क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा, और इसको खा लेगा, तो इसकी डेथ हो जाएगी। इसकी पॉपुलेशन इसलिए क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। लेकिन इसमें बाद में क्या किया, अपने आप को चेंज किया। अभी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो थ्योरी थी, वही यहाँ पे लागू होती है कि इसने अपने आप को चेंज किया और अपना कलर चेंज कर लिया। क्या चेंज किया कि ये जैसा स्टेम था, जैसा ट्री ट्रंक था, स्टेम का कलर था डार्क, वैसे ही इसके विंग्स का और अपनी बॉडी का कलर कर लिया। तो अब ये क्या होगी, ये जल्दी से पहचान में नहीं आ रही, ठीक है, जल्दी से पहचान में नहीं आ रही, तो अब ये क्या हो गया, अपने आप को सेव कर पा रही है। ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का फिनोमेना था, है ना। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन के एक्शंस के कारण जो इवोल्यूशन हुए हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सुना होगा, जैसे मच्छर था पहले, आपके घरों में डीडीटी डाली जाती थी, है ना, डीडीटी डाली जाती थी। हालांकि ये पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, और सॉइल में लाखों सालों तक, लाखों तो नहीं हजारों सालों तक एज इट इज पड़ी रहती है पॉल्यूटेंट की तरह। तो इसको बंद कर दिया गया। दूसरा, बहुत सारी डिजीज भी काज करती है, ठीक है, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, फूड में चली जाती है, फूड चेन में, तो इसको छोड़ो। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे एंथ्रोपोजेनिक कारण डीडीटी डालते थे घरों में, ठीक है, मच्छरों को मारने के लिए, मॉस्किटोज को मारने के लिए डीडीटी डालते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये मॉस्किटो इस डीडीटी से मरना बंद हो गए। क्यों बंद हो गए सर, इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, अडॉप्ट कर लिया डीडीटी के अगेंस्ट, कि डीडीटी इन पे अब कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगी, है ना। तो ऐसा ही हर्बिसाइड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस वेराइटी, यानी कि प्लांट में हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी आ गया। अब एक और देखोगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अंदर होता है। कि ये क्या करेगा, जो आप क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हो ना, एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने आप को ऐसे चेंज कर लेता है कि एंटीबायोटिक इस पे असर ही ना करे। तो ये दोनों रीजन क्या होते हैं, क्या हो गए, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन मेड क्या हो गए, रीजन हो गए, जिसके कारण इवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण चेंजमेंट आया। अब आगे देखिए, इवोल्यूशन एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस, कि एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है ना। इट इज stochastic process based on chance event in the nature and change mutation in the organism। क्या क्या है, एक बाई चांस प्रोसेस है और म्यूटेशन का प्रोसेस है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, चेंजमेंट आता है। क्लियर, यस और नो, ठीक है। आगे देखो आप, स्टोकेस्ट प्रोसेस क्या है, कि जो रैंडम प्रोसेस है, कहीं पे भी कुछ भी अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, अपने आप इधर उधर का कोई चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकेस्ट प्रोसेस। अडेप्टिव रेडिएशन देखो, अडेप्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं, ठीक है, यहाँ एक डायग्राम होगा, मैं दिखाता हूँ, ये रहा। इसमें देखो, चार्ल्स डार्विन फिंचेस क्या थी, कि डार्विन ने कोई चिड़िया नहीं पाली, जब वो गलापागोस आइलैंड पे गया, ठीक है, तो सेम आइलैंड पे उसने डिफरेंट टाइप ऑफ क्या देखी, ये फिंचेस देखी, सेम टाइप फिंचेस देखी। अब उसने क्या कहा कि ये जो फिंचेस थी ना,
इनकी चोंच अलग अलग थी सबकी, देखो चोंच अलग अलग थी, सबकी चोंच अलग। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? उसने क्या कहा कि फीडिंग हैबिटेट के कारण ऐसा हुआ है। जो जो स्पीसीज वहां पे थी, उन्होंने अपने खाने का जो तरीका था या खाने की जो चीजें थी उनको बदल लिया, क्योंकि खाने की कमी आई होगी तो वो बदल लिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ, सब में धीरे 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 जो बीफ थी वो चेंज हुई, और आज करंटली उनकी जो चोंच है सबकी अलग अलग है। जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल सीड खाती थी, है ना। और बाद में क्या हुआ कि धीरे 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 बदलाव आया, और बदलाव आने के कारण वो जैसे सीड खा रही है तो क्या पता कोई कीड़े खाने लगी हो, इंसेक्ट्स खाने लगी हो, है ना। और क्या पता कोई जैसे अगर मैं बात करूं किसी की स्ट्रॉन्ग बीक हो गई हो, या कोई फ्रूट खाने लगी हो, कोई केवल सीड खाती हो, कोई फ्रूट खाने लगी हो, जैसे तोते की हो गई हो फिर। ठीक है, किसी कोई चीज मान लो किसी को नीचे से डग करके निकालनी हो, कोई अर्थ की सरफेस के नीचे से कीड़ा निकालना हो उसको, तो लंबी चोंच मिलेगी, सीधी मिलेगी, और वो जल्दी से निकाल पाएगी। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, different species in a given geographical area starting from point and literally radiating to the other areas of the geography is called adaptive radiation। क्या कर adaptive radiation में कि भाई एक जगह से चली थी ये स्पीसीज और दूसरी जगह भी चली गई, और इधर भी चली गई, और इधर भी चली गई, और इधर भी चली गई, ठीक है, लेकिन स्पीसीज वही है, लेकिन बी का क्या है वो थोड़ा बहुत चेंज आया है इसके अंदर, जैसे मार्सुपियल्स में भी बताया गया है ना। आगे ये देखो, इन सब की वीक बता रखी है कि यहाँ देखो इसकी वीक देखो, धीरे 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 आपको लगेगा ना कि चेंज आ रहा है। देखो ये देखो कितनी नुकीली है ना। ये देखो, ये देखो इसकी स्ट्रॉन्ग होती चलेगी, ये तोते जैसी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी देखो स्ट्रॉन्ग तोते जैसी है, ये कोए जैसी है, ये कोए जैसी है ना। ये ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ बड़ी चीजें खाने वाली हो, ये जैसे कहीं से ट्री ट्रंक से या स्टेम से कीड़े वगैरह या कुछ अंदर की चीजें खाती हूँ। अब देखो अनदर एग्जांपल, अडेप्टिव रेडिएशन का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। A number of marsupials, each different from the other, evolved from the ancestral stock, but all with the Australia island continent। कि सारे मार्सुपियल, जितने भी मार्सुपियल है, पॉकेट एनिमल है, वो सारे क्या हैं, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड पे मिलते हैं, लेकिन सब अलग अलग। जैसे आप देखोगे इनका इनके एंसेस्टर तो सेम रहे होंगे, बाकी ये सब अलग अलग हो गए। जैसे कंगारू है, ठीक है, मार्सुपियल रेट हो गया, ब्रेंडेड एंट ईटर हो गया, इनके माउथ देखो लंबे लंबे हैं, सबके लंबे लंबे हैं। ये भी टाइगर कैट हो गई, ये हो गया आपके जो फ्लाइंग स्क्वेरल हो गई, ग्लाइड स्क्वेरल ग्लाइडर, फ्लाइंग स्क्वेरल बोलते हैं। मार्सुपियल मोल हो गया इसका, ये कोला हो गया, और ये बैंडिकोट हो गया, ये सब वॉम्बैट हो गया। ये सारे क्या हैं, सिंगल एंसेस्टर से अराइज हुए हैं, और अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में चले गए और अपने आप को चेंज कर लिया। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, एक बहुत अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, अलग थलग ज्योग्राफिकल एरिया में, और बहुत सारे अलग अलग क्या हो रहे हैं स्पीसीज आपको दिख रही हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट में। जैसे प्लेसेंटल, जो प्लेसेंटल मैमल है इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट द एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इन द वेरियस इन द वेराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स, ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी द सिमिलर टू द corresponding marsupials, है ना। जैसे क्या कह रहा है कि मार्सुपियल जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, जो जिनका बच्चा प्लेसेंटा के अंदर होता है, उनकी बात कर रही है। और वो कैसे दिखते हैं कि मार्सुपियल हो, जैसे प्लेसेंटल वोल्फ और तस्मानियल वोल्फ, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे दे रखा
एक जैसे दिखने वाले ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ये प्लेसेंटल मैमल्स की जब बात कर रहे हैं, इसमें आगे डायग्राम भी होगा। देखिए ये कुछ कुछ सिमिलर से दिखते हैं, है ना, ये कुछ कुछ सिमिलर से दिखते हैं। ये सारे प्लेसेंटा हैं, ये प्लेसेंटल है, ये मार्सुपियल है। इनके एग्जाम्पल याद करके जाना, याद करके जाना इंपॉर्टेंट है। ये आपके नीट में भी आता है, इनमें से एग्जाम्पल आपके नीट में भी पूछा जाता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आगे चलते हैं, चलिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन अभी पढ़ा हमने कि डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसी को ही हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं कि नेचर जिनको सेलेक्ट करता है, जिनके जेनेटिक कंडीशन बेटर होगी, जो बेटर अडेप्ट कर पाएंगे अपने आप को एडवर्स कंडीशन में या नेचुरल कंडीशन में, तो उन्हीं को क्या करता है नेचर, सर्वाइव करने का चांस देता है। बाकी सारे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द अदरवाइज होस्टेड। हाँ देखिए, ये फिटनेस वाली बात कर रहे हैं। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ द डार्विन थ्योरी। क्या कह रहा है, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। तो ये दो चीजें थी जो डार्विन ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया, डार्विन के जो कंसेप्ट था उन पे। अब जो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, ठीक है, नेचर के बारे में जो जिसने बताया, वो लेमार्क। लेमार्क ने एक कॉन्सेप्ट दिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन आपने पढ़ा होगा। जिराफ की गर्दन का एग्जांपल दिया था इसने कि जिराफ की गर्दन पहले बहुत छोटी होती थी, बाद में क्या हुआ, बहुत लंबी हो गई। क्यों हो गई सर लंबी, क्योंकि इसने क्या किया भाई, इसको नीचे घास नहीं मिलती थी, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल है, ज्यादा एनिमल हो गए, तो इसने अपनी गर्दन बड़ी करके, ऊंची करके, कहाँ, पेड़ों के ऊपर खाना शुरू किया। तो धीरे धीरे इसकी गर्दन क्या होगी, लंबी होगी, है ना। अब एक थॉमस मैल्थस था जो डार्विन से इन्फ्लुएंस था, उन्होंने, उसने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट दे डाला, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। क्या कहता है, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लक्चुएशन, मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह रहा है कि भाई जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, नेचर इसको लिमिट करती है। क्यों लिमिट करती है, क्योंकि रिसोर्स को लिमिट कर देती है, लिमिटेड रिसोर्स है। अगर मान लो इसने क्या बोला कि देखिए यहाँ पे कुछ था, हाँ, सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन की बात कर रहा है। सीजनल फ्लक्चुएशन की सीजन सीजन में पॉपुलेशन बढ़ जाती है। मान लो बारिश के सीजन में आप देखोगे बहुत सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं सर, पानी ज्यादा होता है, मिनरल मिलने लगते हैं, ठीक है, तो सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता, जो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते वो सारे मर जाते हैं, है ना। कई बार ठंड के कारण मर जाते हैं, कई बार किसमें, गर्मी के कारण मर जाते हैं, पानी की कमी के कारण मर जाते हैं, तो मर जाते हैं ना, है ना। तो सीजनल वेरिएशन क्या कह रहा है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की चेंज हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है वो लिमिटेड है। पॉपुलेशन भी क्या है, लिमिटेड है। उसको लिमिट कौन कर रहा है, पॉपुलेशन के साइज को, तो नेचर कर रही है। और दूसरा सीजनल वेरिएशन आ जाती है ना। अब वही चीज बोल रहा है कि पॉपुलेशन साइज लिमिटेड क्यों है, कंपटीशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि खाना कम है तो ऑब्वियसली मर जाएंगे, जो भूखे रहेंगे वो मर जाएंगे, ठीक है, और जो जिनको खाना मिल गया वो सरवाइव कर जाएंगे। आगे देखिए, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। हुगो डी वेरीज क्या कहते हैं, इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज पे इसने क्या किया था, अपना काम किया था हुगो डी वेरीज ने, ठीक है। और दूसरा क्या था, जो म्यूटेशन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी उस पर काम किया, इसने बताया था, ठीक है। म्यूटेशन
वही चीज जो थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे, डार्विन के टाइम पे बोल रहे थे, ह्यूगो डेविस ने भी वही ऑब्जर्व किया, म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, की डायरेक्शन नहीं होता म्यूटेशन का, रैंडम होती है, कहीं पे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है ना। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर देखो यहाँ पे एक डायग्राम साइड में लिखा हुआ था, वहां पे ये रहा स्टोकेस्ट प्रोसेस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, है ना, रैंडम प्रोसेस। तो वेरिएशंस क्या है, म्यूटेशन क्या है, रैंडम है, कहीं पे भी आ सकती है भाई, ठीक है। वाइल डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल, डार्विन ने क्या किया था, स्मॉल और डायरेक्शनल बताई थी कि भाई, अब देखो इसमें कई बार कंपैरिजन करना आ जाता है कि ह्यूगो डेविस और डार्विन में कंपेयर करिए, तो डार्विन ने क्या बताया था कि भाई कैसी होती है, स्मॉल होती है और डायरेक्शनल होती है, कि एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी, डार्विन ने ये बताया था। नहीं भाई, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ जा रही है तो अगली इधर भी मुड़ सकती है, ये ऐसा ही नहीं है, इधर भी जा सकती है, और हो सकता है ये इधर भी जा सकती हो, है ना। हाँ या नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इवोल्यूशन क्या कह रहा है, इवोल्यूशन फॉर द डार्विन वाज ग्रेडुअल, लगातार चेंज था, ग्रेडुअल, अभी 1% आया, फिर 2, ऐसे लगातार 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 चेंज करके लगातार। लेकिन डीवेरीज क्या कह रहा है कि भाई म्यूटेशन आई, म्यूटेशन मान लो क्या हो रहा था, म्यूटेशन आई, म्यूटेशन से ये आगे भी बढ़ सकता है, और हो सकता है कि ये कुछ और में कन्वर्ट हो जाए, सेम रहे ही ना। तो ये डीवेरीज क्या कहता है, बिलीव द म्यूटेशन काज द स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का मतलब नई स्पीसीज भी बना सकता है ना, नई स्पीसीज भी बना सकता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्टेशन का प्रोसेस कहते हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, एक सिंगल स्टेप में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन आएगा तभी तो कोई नई स्पीसीज बनेगी, उसे ही साल्टेशन का प्रोसेस बोल दी। अब हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल देख लो, हार्डी विंगबर्ग ने क्या कहा था कि पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, कि in a given population one can find the frequency of occurrence of alleles of gene or in locus, the frequency is supported to remain fixed as even remain the same throughout the generation। क्या भाई जनरेशन में थ्रू आउट जनरेशन सेम भी रह सकती है, चेंज भी हो सकती है। द हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, क्या कह रहा है कि स्टेबल हो सकती है, एंड सो एंड इज कांस्टेंट फॉर द जनरेशन टू जनरेशन, की भाई एक अलीलिक फ्रीक्वेंसी एक जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जीन जीन पूल, टोटल नंबर ऑफ जीन्स की बात कर रहा है, जीन पूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, एंड उसका कोई अलील किसी जनरेशन में वो क्या रहता है, उस जनरेशन में हमेशा सेम रहता है, 1 के बराबर होगा, इसे ही हम क्या, हमने क्या बोला है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये देखो वही चीज बोल रहा है, जीन पूल क्या उतना होता है 1 के बराबर, टोटल सम ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। उसके उसने क्या दिया, एक इक्वेशन दे दी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, इसके बराबर होता है। आप इस पे, आप नीट में इसके ऊपर आप क्या देखते हो, क्वेश्चन भी देखते हो नीट में, क्या आपके जो अरे ये बोर्ड में भी आते हैं, सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेती है इसके ऊपर कि एक जीन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, और तो दूसरे की बताओ, एक इंडिविजुअल इतने हैं तो दूसरे के कितने हो गए, कि एक पॉपुलेशन में इतने जीन ये हैं, ऐसे ऐसे है, और दूसरे दूसरे कितने होंगे, तो वही पूछा है, ठीक है। अब देखिए, disturbance in the genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change in the frequency of alleles in the population, would then be interpreted as resulting in the evolution। क्या कह रहा है कि अगर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में इधर उधर हुआ तो इवोल्यूशन हुआ है, सीधी सी बात है। ये जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ये क्या बोल रहा है कि सेम होती है किसी पॉपुलेशन में, अब वो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसका मतलब क्या हुआ,
उसका मतलब ये हुआ ना कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। अब ये 5 की फैक्टर हैं, इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे, ठीक है, जो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को बताते हैं कि जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे फैक्टर, पांचों फैक्टर क्या करते हैं बेटा, हार्डी विनबर प्रिंसिपल जो है या हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये अगर किसी पॉपुलेशन में नहीं हो तो वो क्या है, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम में है। अगर इसके अलावा कुछ हो रहा है उसमें, इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम में नहीं है। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज, न्यू अलील्स अगर ऐड हो गए तो न्यू पॉपुलेशन में आ जाएंगे, और देयर आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, कि भाई वो पहले थे, अब वो क्या हो गया, चला गया और न्यू आ गया, तो इसको बोलते हैं जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब नया, एक जीन, किसी जीन का फ्लो हो रहा है, मतलब आ रहा है कोई जीन, दैट इज जीन फ्लो। एक पॉपुलेशन से दूसरी में जा रहा है, दैट इज जीन माइग्रेशन, कि एक जगह था दूसरी में चला गया, ठीक है। इफ द सेम चांस अकर्स बाय चांस, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कह रहा है कि जो जीन माइग्रेशन है वो बाई चांस होता है, जीन फ्लो बाई चांस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। समटाइम द चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज, कि भाई इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए कि वो क्या बन जाए, एक डिफरेंट स्पीसीज बन जाए, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट, कि नई स्पीसीज फॉर्म कर दी, उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट। एक ऐसा ही बोटलनेक इफेक्ट है और एक फाउंडर इफेक्ट है, ठीक है। आगे नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस हमने देख लिया। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, कैसे स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, पहले तो ये बताइए कि नेचुरल सिलेक्शन क्या था, क्या पढ़ा था। एक कि भाई इंडिविजुअल जो है वो बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शनल चेंजेस क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कि एक डायरेक्शन में चेंज होगा, मतलब एक वैल्यू को ज्यादा अडॉप्ट करेगा, एक वैल्यू को ज्यादा लेगा और बाकी को थोड़ा कम लेगा, है ना, कंपैरिजन में। कि जिस मान लो टेम्परेचर में वेरिएशन आ रही है, तो टेम्परेचर के कारण जो बॉडी में चेंज होते हैं उसमें ज्यादा चेंजमेंट आएगा, अदर में कम आएगा, है ना, धीरे धीरे होगा वो चेंजमेंट, धीरे धीरे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये पॉपुलेशन बता रहा है कि स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन क्या है, डायरेक्शनल क्या है और डिसरप्टिव क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शनल वन डायरेक्शन में चेंज होगा, स्टेबलाइजिंग जिसमें ज्यादा चेंजमेंट ना हो, और डिसरप्टिव दो के बीच का जहां पे आ जाए, डिसरप्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। इनको ये समराइज किया हुआ है कि भाई इवोल्यूशन की समरी क्या क्या थी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, यहां से आइए ऊपर से थोड़ा सा, ठीक है, नीचे हो जाओ भाई। अब देखिए 2000 मिलियन ईयर्स एगो बोला जाता है कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई। 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या आए थे, वर्टिब्रेट्स आए थे। जॉलेस फिशेज आई होंगी प्रोबेबली 350 मिलियन ईयर एगो, 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड्स और द फ्यू प्लांट एग्जिस्टिंग प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो आएंगे। फर्स्ट टाइम एम्फीबियन आए होंगे या उनके एंसेस्टर रहे होंगे, मॉडर्न मॉडर्न जो फ्रॉग वगैरह हैं, सैलमेंडर वगैरह हैं, वो आए होंगे। एम्फीबिया इवोल्व हुए होंगे इनटू रेप्टाइल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं, जैसे रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल एक थिक सेल्ड एग
which do not dry up in the sun unlike those of amphibian। कि amphibian का जो एग है उसके ऊपर थिक सेल नहीं होती ना कैल्शियम कार्बोनेट की, और जो आपके रेप्टाइल्स हैं उनके जो सेल है वो बर्ड्स में भी हार्ड होती है, इनमें भी हार्ड होती है ना। 350 मिलियन ईयर एगो फिश विद स्नाउट आई होगी, ठीक है। उसके बाद इन 1930 द फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी द सिलेन, क्या है ये, कॉइलन कैथ विच विच थ्रू आउट टू बी एक्सटिंक्ट। कि भाई एक साउथ अफ्रीका में कोई फिश पकड़ी गई थी, ऐसा माना जाता है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी उस टाइम तक, और अभी भी एक्सटिंक्ट ही है, वो दिखी थी। दोज एनिमल आर कॉल्ड lobe fins evolved in the shape and size dominant on the earth। कि भाई किसी टाइम पे ये डोमिनेंट हुए, गेंट फैम, ये बता रखा है भाई, आप देख लेना, ये बता रखा है कौन सा कब आया कब आया कब आया, ठीक है। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। द फर्स्ट मैमल ओवर लाइक द screws। The mammal were more intelligent, sensing and avoiding danger, at least when reptile come down to mammal took over this earth। कि भाई मैमल्स ने इस अर्थ को कवर कर लिया जब रेप्टाइल्स धीरे धीरे कम होने लगे। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये देखिए कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं सारे आपको। ऐसा नहीं लग रहा कि हम हमारे पूर्वज कुछ चिंपैंजीज की जगह जैसे दिखते थे, है ना। बोला जाता है अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो जो प्राइमेट्स थे उनको ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस कहा जाता था, एग्जिस्ट करते थे। हेयरी थे उनकी बॉडी, वॉक्ड लाइक द गोरिल्ला की तरह चलते थे और चिंपैंजी की तरह चलते थे, ठीक है। रामापैथिकस वर मोर, ये पूछा जाता है बेटा कि रामापैथिकस या ड्रायोपैथिकस में से कौन सा मैन लाइक ज्यादा था, मैन की तरह ज्यादा दिखता था, तो बेटा रामापैथिकस ज्यादा दिखता था। जो ड्रायोपैथिकस थे, ड्रायोपैथिकस एप लाइक ज्यादा दिखते थे, बंदर की तरह, या फिर हम बोल सकते हैं चिंपैंजी की तरह ज्यादा दिखते थे। अब ये देखो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी दे रखी है कि जैसे जैसे हमें जो मोर लाइक द ह्यूमन थे, ह्यूमेनियन, और जो मोर लाइक द गोरिल्ला थे, उनके क्रेनियल कैपेसिटी दे रखी है, उनमें जो चेंजेस आए उनकी दे रखी है। जैसे देखो पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस आया, ऑस्ट्रेलोपैथिकस ऐसा हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकस आया, वो ऐसा था। अब देखो धीरे धीरे जो इलोंगेटेड बॉडी थी ना, ये ऐसी ऐसी जो क्रेनम थी उनकी, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। आप देखो होमो हैबिलस जब आया तो ऐसी थी। होमो इरेक्टस यानी कि इंसान जब दो पैरों पे खड़ा होने लगा, सीधा खड़ा हुआ, तो ये ऐसी हो गई, है ना। ये देखिए निएंडरथैल्स थे, निएंडरथैल्स आए। अब देखिए ये होमो इरेक्टस आया, फिर होमो हैबिलस आया, और होमो हैबिलस के बाद होमो सेपियंस आए। अब होमो सेपियंस मोर सिमिलर टू ह्यूमन है, हमारे जैसा है। अब सारे देखोगे, अगर अफ्रीकन में देखोगे या फिर आप गोरिल्ला की देखोगे तो कुछ इस तरीके के दिखाई देती है ना। प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में मिले, दे वर प्रोबेबली नॉट टालर देन, उनकी 4 फीट से हाइट ज्यादा नहीं थी। जो 2 मिलियन ईयर एगो आया था वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस था, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में मिलता था, और ये हंटर और गैदरर थे, पत्थर से शिकार करते थे, ठीक है। आपने हिस्ट्री में 10th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले आपने पढ़ा होगा कि जो आपका क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चाल्कोलिथिक, वो टाइम पीरियड जो था, उस टाइम पीरियड में जो लोग थे वो हंटर और गैदरर थे। होमो हैबिलस
होमो हेबिरस ह्यूमन लाइक था, है ना, होमिनिडियन था ये। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी देखिए, इसकी ब्रेन की कैपेसिटी देखिए, 650 टू 800 सीसी, है ना। और ये मीट नहीं खाता था, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गया था, केवल मीट नहीं, एग्रीकल्चर भी करने लगे थे, फ्रूट वगैरह खाने लगे थे, है ना। होमो इरेक्टस, अब इंसान सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा खड़ा होके चलने लगा, ठीक है। जावा सुमात्रा आइलैंड पढ़ा होगा आपने, जावा सुमात्रा, है ना। तो वहां पे जावा में डिस्कवर हुआ था, इसका इसका फोसिल डिस्कवर हुआ था जावा में 1891 में। अब ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स हुआ था। इसकी ब्रेन की कैपेसिटी देखिए फिर से बढ़ गई, है ना। यहाँ होमो हेबिलस में क्या थी, आप देखोगे 800 थी, होमो इरेक्टस में 900 सीसी हो गई। ये मीट भी खाता था, मीट खाता था। जो आपके निएंडरथैल्स थे, ठीक है, उसके ब्रेन का साइज देखिए और भी मतलब डेवलप होता जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अब ये कहाँ रहते थे, सेंट्रल एशिया और नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। इन ये कब रहते थे, लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले। अब देखिए इसका निएंडरथल की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये अपनी बॉडी को ढक के रखते थे, है ना, प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। और जब ये मर जाते थे तो इनको जला दिया जाता था, बरिड देयर डेड्स, मतलब दबा दिया जाता था, फिनरल नहीं होता था, दबा दिया जाता था। होमोसेपियन, आज का मॉडर्न मैन, अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट एरिया। कि आज का जो मॉडर्न मैन तो नहीं बोलेंगे, कि जो मॉडर्न मैन से पहले का था होमोसेपियन, वो अफ्रीका में पैदा हुआ और बहुत सारे कॉन्टिनेंट में, जैसे बाकी के कॉन्टिनेंट में फैल गया, है ना। ड्यूरिंग द आइस एज, जो आइस एज कब था, जब अर्थ अर्थ बना था, मतलब जब ह्यूमन आए नहीं थे, इतना डेवलप नहीं हुए थे, जब शिकार करते थे, मीट खाते थे, उस टाइम आइस एज था, ठीक है। और जब सारी पृथ्वी जमी हुई थी, लगभग 75,000 साल से 10,000 साल पहले जो मॉडर्न ह्यूमन आया था, वो अराइज हुआ था। जो प्री हिस्टोरिक केव्स आर्ट डेवलप बाय 18,000 साल, भीमबेटका, भितरकनिका, ये आप सुनते होगे भीमबेटका की जो पेंटिंग है वो भी देखी होगी। वो कुछ ऐसी सी पेंटिंग बनाते थे ये, ऐसे करके ऐसे करके पेंटिंग बनाते थे ये, है ना, ज्योमेट्रिक सिंबल का यूज करके। और एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आया होगा अराउंड, और ह्यूमन सेटलमेंट उसी टाइम स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा हो गया। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, या कल फिर मिलोगे तब बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुड नाइट, और पढ़ाई करो, और कोई डाउट हो तो वो बोल देना, ठीक है।